Hello friends, good morning. How are you? I think you will be fine. Let us start the poem The Last Bargain. अंतिम सौदा या आखिरी सौदा. बार्गेन का मतलब होता है सौदा. ठीक है फ्रेंड्स. पोएम जो है उसके जो पोइट हैं वो है रविंद्रनाथ टैगोर. और जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं जिनको सब जानते हैं, जिनका नाम काफ़ी फेमस रहा है. और इसी के साथ हम पहले पढ़ते हैं अबाउट द पोएम. अबाउट द पोएम का मतलब होता है कि पोएम में किस बारे में बात की गई है. ठीक है फ्रेंड्स. ए बार्गेन इज़ एन एग्रीमेंट. एक बार्गेन जो होता है, एक सौदा जो होता है वो एक एग्रीमेंट होता है, एक सहमति होती है. इन विच बोथ पार्टीज, दो पक्षों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में, प्रॉमिस टू डू समथिंग फॉर ईच अदर. और वो एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं, एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे के लिए कुछ करेंगे. समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क. कोई जो कि काम पर रखे जाने का वेट करता है, काम की तलाश करता है. लुकिंग फॉर का मतलब होता है तलाश करना. तो समवन इज़ लुकिंग फॉर वर्क, कोई है जो कि काम की तलाश में है. वेटिंग टू बी हायर्ड, और वो इस बात के इंतजार में है कि उसे कोई हायर करे. हायर करने का मतलब कि उसे कोई काम पर रखे. ही स्ट्राइक ए बार्गेन बट थिंग्स इज़ वर्थलेस. ही स्ट्राइक ए बार्गेन, वो एक समझौता करता है किसी के साथ, एक बार्गेनिंग करता है, लेकिन उसे ये सब कुछ व्यर्थ लगता है. उसे ये सब कुछ जो है क्या लगता है, वर्थलेस. वर्थलेस का मतलब होता है बेकार, व्यर्थ. ये सब कुछ उसे बेकार लगता है. ट्वाइस अगेन, वह दोबारा दो बार कोशिश करता है. ही ट्राइज ट्वाइस अगेन, कि वह दो बार कोशिश करता है. बट डजेंट लाइक आइदर, लेकिन दोनों ही बार में उसे पसंद नहीं किया जाता, उसे काम पर नहीं रखा जाता. फाइनली इन द लास्ट बार्गेन, और लास्ट में जब उसके साथ जो आखिरी बार्गेनिंग जो उसके साथ होती है, लास्ट जो सौदा उसके साथ होता है, व्हेन ही इज़ हायर्ड फॉर नथिंग वॉट एवर, तो उसे हायर कर लिया जाता है, उसे काम पर रख लिया जाता है. फॉर नथिंग वॉट एवर, किसी भी नाकू चीज़ के लिए, नगण्य के लिए उसे काम पर रख लिया जाता है. मतलब उसे कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी उसे नहीं दिया जाएगा, इस कंडीशन पर वो काम पर रह जाता है. ही इज़ हैप्पी, तब वो काफ़ी खुश है. एज नेवर बिफोर, इतना जितना कि वो पहले कभी नहीं था. वॉट इज़ द बार्गेन, ऐसी कौन सी बार्गेन है. एंड वाई इज़ द बेस्ट, और ये इतनी बेस्ट क्यों है, इतनी सर्वोत्तम क्यों है कि जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिया जाएगा फिर भी वो काफ़ी अपने आप को खुश समझता है और इस बार्गेन से अपने आप को काफ़ी सेटिस्फाइड महसूस करता है. तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम. कम एंड हायर मी, आई क्राइड, मैं चिल्लाया. कम एंड हायर मी, आओ और मुझे काम पर रख लो. हायर का मतलब काम पर रख लो, मुझे हायर कर लो. वाइल इन द मॉर्निंग, जब सुबह का समय था, प्रातःकाल का समय था. आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव रोड. स्टोन का मतलब पत्थर, पेव का मतलब होता है पथरीला. स्टोन पेव का मतलब होता है पथरीला और रोड का मतलब सड़क. आई वॉज वॉकिंग ऑन स्टोन पेव्ड रोड, जब मैं स्टोन पेव्ड यानी पथरीली सड़क पर जा रहा था, उस समय मैं चिल्लाते हुए या चीखते हुए जा रहा था. मैं आवाज़ें लगाते हुए जा रहा था कि आओ और मुझे काम पर रख लो. स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज चैरियट, अपने हाथ में स्वॉर्ड यानी तलवार, अपने हाथ में तलवार लिए. और चैरियट का मतलब होता है रथ, जो कि राजा महाराजा पहले के समय में जो चैरियट्स काम में लेते थे, अपने अपने रथों पे सवारी करते थे, तो उसे कहते हैं चैरियट. तो स्वॉर्ड इन हैंड, कि अपने हाथ में तलवार लिए हुए. ए किंग केम, एक राजा आया. इन हिज चैरियट, अपने रथ पर. ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड, उसने मेरा हाथ थामा, मेरा हाथ उसने पकड़ा और कहा. आई विल हायर यू विद माई पावर, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा. किस लिए. विद माई पावर, मेरी शक्ति के लिए, कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के साथ तुम्हें काम पर रखता हूँ. ये बात उस राजा ने उस व्यक्ति से कही. ठीक है. तो जो रविंद्रनाथ टैगोर है वो ये लिखते हैं पोएम के अंदर कि एक बार जब मैं सुबह के समय पर पथरीली सड़क पर आवाज़ें लगाते हुए या चिल्लाते हुए जा रहा था कि आओ और मुझे काम पर रख लो, तो एक राजा जो कि अपने रथ पर सवार होकर अपने हाथ में तलवार लिए हुए आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे कहा कि मैं तुम्हें अपनी शक्तियों के बदले काम पर रख लूँगा या तुम्हें हायर कर लूँगा. बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट, लेकिन उसकी जो पावर थी जब उनको काउंटेड किया गया तो वो सब कुछ क्या थी, शून्य थी. नॉट का मतलब होता है शून्य या व्यर्थ या कुछ भी नहीं. तो जब मैंने ये देखा कि मैंने उसकी शक्तियों को बिल्कुल शून्य समझा, बिल्कुल नथिंग, नेवरदिलेस समझा मैंने. एंड ही वेंट अवे इन हिज चैरियट, तो जो राजा था वो अपने रथ पर वापस चला गया. तो इस तरह से फर्स्ट स्टेंजा के अंदर जो पोइट है वो हमें क्या बताना चाहता है कि पोइट हमें कहता है कि जब कोई आदमी पूरी तरह से फ्री रहता है तो उसके आगे सभी जो पावर्स होती है वो पूरी की पूरी पावर्स जो हैं वो उसे शून्य लगती है. वो सारी पावर्स उसे नेवर लगती है. ठीक है, या वर्डलेस लगती है. लेकिन यदि हम किसी दूसरे के अधीन होते हैं या परतंत्र होते हैं, किसी दूसरे के अधीन होते हैं, तो दूसरा जो व्यक्ति सामने वाला होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है. इसलिए हमें अपनी शक्ति का प्रयोग, अपनी पावर का प्रयोग कभी भी गलत कामों के लिए नहीं करना चाहिए. कभी भी किसी लालच के लिए हमें अपनी पावर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए.
तो इसमें जो राजा है जो कि अपनी पावर्स को शो करने के लिए यहाँ पर बताया गया है कि जो राजा है वो अपनी पावर के लिए उसको काम पर रखता है, लेकिन जो व्यक्ति है जो पोइट है वो उसको काम पर हायर होने से उसके लिए मना कर देता है। सेकंड स्ट्रेंजा है इन द हीट ऑफ द मिड डे, दोपहर के समय, मिड डे कहते हैं दोपहर, दोपहर के समय जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, हीट का समय था, मौसम जो गर्मी का था, द हाउसेज स्टूड विद शट डोर्स, जो घर थे वो बंद दरवाजों के साथ थे, यानी कि गर्मी के दिनों में जैसे कि अक्सर घरों के दरवाजे बंद होते हैं, तो उस गर्मी की दोपहर में भी जब घरों के दरवाजे बंद खड़े थे, आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूड लेन। क्रूड का मतलब क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी, और लेन का मतलब होता है सड़क, बिल्कुल सकड़ी सी या जो पतली सी गली या सड़क जिसको हम कह सकते हैं, और वॉन्डर्ड का मतलब होता है चलता रहा। तो मैं जो कि चलता रहा, अलोंग का मतलब होता है किनारे या सहारे, तो मैं सहारे चल रहा था। किसके सहारे? जो बिल्कुल टेढ़ी मेढ़ी तंग गलियां थी, उन तंग गलियों के सहारे में जब जा रहा था या चलता हुआ जा रहा था, एन ओल्ड मैन केम आउट विद हिज बैग ऑफ गोल्ड, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि मेरे सामने आया और उसके हाथ में एक सिक्कों से भरा हुआ, सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग था। ठीक है। ही पॉन्डर्ड एंड सेड, ही पॉन्डर्ड, पॉन्डर्ड का मतलब विचार करना, सोचना। उसने विचार किया कुछ, एंड सेड, और फिर मुझसे कहा, आई विल हायर यू विद माई मनी, कि मैं तुम्हें मेरी मनी के लिए हायर करूँगा, मतलब मैं तुम्हें अपने पैसों के लिए, अपने धन के लिए तुम्हें काम पर रखता हूँ। ही वेड हिज कॉइन वन बाय वन, ही वेड, वेड का मतलब होता है तोलना, तो उसने मुझे तोल दिया। वेट का मतलब होता है तोलना, किसी चीज़ को नापना या तोलना। तो ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन, उसने अपनी एक एक करके सिक्कों से मुझे तोलने के लिए कहा, तोलने को कहा मुझे। बट आई टर्न अवे, लेकिन मैं आगे चला गया, मतलब मैंने उसको भी काम पर रहने से मना कर दिया। इस स्ट्रेंजा के अंदर क्या बताया जा रहा है बच्चों? इसमें ये जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि कोई भी व्यक्ति जब हमें किसी भी प्रकार से कोई भी लालच देता है, चाहे वो सोने चांदी का हो या और किसी रुपए पैसे का हो, तो हमें उस समय पर अपने आप को गिरवी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो पावरफुल लोग होते हैं, जो काफ़ी वेल्दी पर्सन होते हैं, वो हमेशा से जो गरीब लोग होते हैं उनको खरीदना चाहते हैं। लेकिन जो पॉइंट है वो हमें ये कहता है कि हमें बिल्कुल अवेयर रहना होगा, हमें बिल्कुल अलर्ट रहना होगा, और साथ ही साथ हमें किसी भी लालच में न आते हुए, किसी भी ग्रीड में न फंसते हुए, अपने आप की सेल्फ रेस्पेक्ट जो है उसको ध्यान में रखते हुए काम करना होगा। ठीक है। तो इसके अंदर जो पॉइंट है वो हमें बताता है कि एक दोपहर जब वो जा रहा होता है, तो जब घरों के दरवाजे दोपहर में बंद थे और वो जब उन तंग गलियों में जा रहा था, तो एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि सोने के सिक्कों को लेकर आता है उसके सामने, और उस बैग को दिखाते हुए सोचता है, विचार करता है, और उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने पैसों के बदले तुम्हें काम पर रख लूँगा। फिर वह उसे एक एक करके उन सिक्कों को तोलने के लिए कहता है, लेकिन जो पॉइंट है वो वहाँ पर भी उसे काम पर रहने से मना कर देता है, मतलब जो पॉइंट है वो अलर्ट हो जाता है। इट वॉज इवनिंग, अब ये शाम का समय हो चुका था। द गार्डन हेज वॉज ऑल ए फ्लावर, ए फ्लावर का मतलब होता है फूलों से खिली हुई, फ्लावर का मतलब फूल होता है, और ए फ्लावर का मतलब होता है फूलों से खिली हुई, और हेज का मीनिंग होता है जो बाड़ होती है। बाड़ किसको कहते हैं? कोई भी गार्डन वगैरह होता है उसकी जो बाउंड्री होती है। तो जब शाम का समय था और जो गार्डन हेज थी, जो वो फूलों से लदी हुई थी, फूलों से खिली हुई थी, द फेयर मेड केम आउट एंड सेड, तो एक बिल्कुल फेयर मेड, फेयर मेड का मतलब होता है एक सुंदर युवती जो कि मालिन थी, कहाँ की? उस गार्डन की। वो वहाँ पर आई, बाहर आई उस गार्डन से, और उसने कहा, आई विल हायर यू विद ए स्माइल, कि मैं एक मुस्कान के बदले, एक अपनी मुस्कान के बदले तुम्हें काम पर रख लूँगी। हर स्माइल पेल्ड, उसकी स्माइल जो कि धीरे धीरे पीली पड़ती गई, एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स, और धीरे धीरे आंसुओं में पिघल गई, मतलब आंसुओं में बदल गई। एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क, और फिर वह धीरे धीरे कर अंधेरे में चली गई। तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट जो है वो यहाँ पर हमें क्या समझाना चाहता है कि जो सुंदरता है, जो फेयर मेड, इसने कहा कि जो सुंदरता है वो ज़्यादा समय तक नहीं रहती। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सुंदरता के चक्कर में आके या किसी सुंदर चीज़ों के आकर्षण में आके, उसके अट्रैक्शन में आके अगर फंस जाता है, तो उसे हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी सुंदर चीज़ें हैं उनका अट्रैक्शन जो है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं रहता है। जैसे जैसे समय आता है धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो जिस तरह से जो फेयर मेड थी वो धीरे धीरे वहाँ पर आई और उसने ये कहा कि मैं अपनी मुस्कान के बदले तुम्हें काम पर रख लूँगी, लेकिन उसकी मुस्कान जो कि धीरे धीरे पीली पड़ती गई था, जीवन में जो चिंता होती है उन चिंताओं के अंदर वो घिरती हुई चली गई, और उसकी जो मुस्कान थी वो आंसुओं में बदल गई, अर्थात वो कष्टों में घिरती चली गई, क्योंकि लाइफ है तो लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, टेंशन्स आती रहती है। तो इस तरह से वो अंधेरे में चली गई। अंधेरे में जाने का मतलब धीरे धीरे वो मृत्यु के नज़दीक जाती गई और धीरे धीरे वो मृत्यु को प्राप्त हो गई। अर्थात जो जीवन जो कि बताया गया है इस पोएम के अंदर, जो पोइट है वो ये कहता है कि जो जीवन होता है वो हमारा कैसा होता है, बिल्कुल भी
एक जगह टिकने वाला, या बिल्कुल भी हम ये नहीं कह सकते कि जो जीवन है हमारा वो एक जगह जैसा है वैसा कि वैसा ही रहेगा, क्योंकि जो जीवन है वो हमेशा अपने साथ मृत्यु को लेकर आता है। तो हमें कभी भी किसी को भी अपनी सुंदरता पर उतना अभिमान नहीं करना चाहिए, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि मृत्यु जो है वो निश्चित है। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेंजा आपका आता है द सन ग्लिसन्ड ऑन द सैंड। जो सूरज था, ग्लिसन मतलब चमक रहा था, चमकाया उसने, सैंड यानी मिट्टी को। एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, वेवर्डली का मतलब होता है निरंकुशता, जिस पर किसी का कोई अंकुश ना हो। तो जो सैंड थी वो चमक रही थी, वहाँ पर सूरज जो है वो अपनी गीली मिट्टी को चमका रहा था सूरज। जो समुद्री लहरें थी, जो सी वेव्स थी, वो ब्रोक जो कि तोड़ रही थी या खंडित कर रही थी, वेवर्डली मतलब निरंकुशता से। जो समुद्री लहरें थी वो अपने आप उछल रही थी और निरंकुशता से खंडित हो रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक छोटा बच्चा जो कि वहाँ पर बैठा था और वो खेल रहा था विद शेल्स। शेल्स किसको कहते हैं? सीप, जो कि समुद्र में मिलते हैं। तो एक छोटा बच्चा जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और वो उन सीप से खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और वो मुझे कुछ ऐसा लगा जैसे कि मैं उसे कुछ जानता हूँ, ऐसा वो मुझे जानता हुआ सा लगा। एंड सेड, और उसने कहा आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें हायर करूँगा लेकिन बदले में कुछ भी नहीं। लेकिन बदले में कुछ भी नहीं का मतलब कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं के बदले काम पर रख लेता हूँ। फॉर हैंड्स फॉरवर्ड, हैंड्स फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ से, ठीक है। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। तो यहाँ से जो बार्गेन थी, बार्गेन का मतलब जो सौदा चल रहा था उसको काम पर रखे जाने की जो बार्गेनिंग चल रही थी वो स्ट्रक हुई। स्ट्रक का मतलब सहमति बनी। इन द चाइल्ड्स प्ले, जो बच्चे का जो खेल था, उस बच्चे के खेल के लिए, उस बच्चे के खेलने पर, बच्चे के साथ खेलने पर जो सहमति बनी, मेड मी अ फ्री मैन, उसने मुझे एक फ्री मैन बना दिया, मतलब मुझे एक स्वतंत्र व्यक्ति मुझे बना दिया। फिर से देखिए फ्रेंड्स, द सन ग्लिसन ऑन द सैंड, कि जो सूरज था वो मिट्टी पर, मिट्टी मतलब जो समुद्री मिट्टी थी, जो गीली रेत थी उसके ऊपर चमक रहा था। द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली, जो समुद्री लहरें थी वो बहुत ही निरंकुशता के साथ खंडित हो रही थी, मतलब उठ रही थी और गिर रही थी। ए चाइल्ड सेट प्लेइंग विद शेल्स, एक छोटा बच्चा जो कि वहाँ पर बैठा हुआ था और वो शेल्स यानी सीपियों के साथ खेल रहा था। ही रेज्ड हिज हेड, उसने अपना सिर ऊपर उठाया। एंड सीम टू नो मी, और वो मुझे कुछ जानता हुआ सा प्रतीत हुआ, जैसे कि मैं उसे कुछ जानता हूँ। एंड सेड, और फिर उस बच्चे ने मुझे कहा आई हायर यू विद नथिंग, कि मैं तुम्हें कुछ नहीं के बदले काम पर रख लेता हूँ। फ्रॉम हैंड्स फॉरवर्ड, और यहाँ से दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले, कि जो बच्चा है उसके साथ खेलने की बात पर वो बार्गेनिंग जो है वो स्ट्रक हुई, मतलब सहमति बन गई। जो बार्गेनिंग जो चल रही थी वो फाइनली सेट हो गई। कहाँ? उस बच्चे के साथ खेलने के लिए। और इसी चीज़ ने उसे एक फ्री मैन बना दिया, मतलब उसे एक स्वतंत्र व्यक्ति बना दिया। तो इस लास्ट स्टेंजा के अंदर जाकर जो पोइट है वो हमें इस पूरी पोएम का कंक्लूजन बताता है। और पूरी पोएम का जो कंक्लूजन जो है वो ये निकलता है कि प्रकृति जो है, जो नेचर जो है, अगर हम उस नेचर के क्लोज रहते हैं तो उसी में ही हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। कोई भी काम यदि निश्चल स्वभाव से किया जाता है, यदि उसमें हमारे कोई मतलब अगर हमारा उसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं होती है, तो उस सौदे के अंदर या उस बार्गेनिंग के अंदर ही हमें अपनी स्वतंत्रता, अपनी फ्रीडम दिखाई देती है। और वहाँ पर ही हमें एग्री होना चाहिए, वहाँ पर ही हमें उस काम को करने के लिए रेडी रहना चाहिए। अदरवाइज़ यदि हमें किसी भी प्रकार की कोई भी पावर या फिर कोई भी लालच या फिर कोई भी जो भी इस नेचर की या इस जो अर्थ है, इस अर्थ की जो भी एट्रैक्शन वाली जो भी चीज़ें हैं, यदि ये सब चीज़ें यदि हमें मिलती है बदले में किसके? हमारे काम के, तो वहाँ पर हमें उन सब चीज़ों के फंसाने में नहीं आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से आपकी ये पोएम कंप्लीट होती है। पोएम का राइटर जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, आपके पोइट हैं जो कि रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छी पोएम लिखी है। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आई होगी। आप इसको एक और बार रीड कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।